यदि आपके किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कोई बात को दुनिया में फैलाए जाने से आपके व्यक्तित्व को, सामाजिक मर्यादा को या आपकी छवि को कोई नुकसान हुआ हो, तो आप उस व्यक्ति को जिसने यह बात फैलाई थी उसके खिलाफ डिफेमेशन का सिविल या क्रिमिनल केस कोर्ट में शुरू कर सकते हैं। यह आपकी अपनी इच्छा है कि आप कौन सा केस करना चाहते हैं। सिविल केस करेंगे तो सिविल केस करने से आप हर्जाने के हकदार होंगे, आपको क्षतिपूर्ति के रूप में रुपया पैसा मिलेगा। और यदि क्रिमिनल केस करेंगे तो क्रिमिनल केस करने से आपके विरोधी को सजा दिलवाई जा सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट का अभी पिछले दिनों एक फैसला आया था जिसके अनुसार पीड़ित व्यक्ति यानी कि जिसके खिलाफ मानहानि की गई है वह व्यक्ति दोनों केसेस में से जो चाहे वह चला सकता है या दोनों केसेस भी दोषी व्यक्ति के खिलाफ चला सकता है। मानहानि के केस का आधार शर्मिंदगी या तौहीन होता है। मानहानि के केस में आपको दिखाना होता है कि डिफेंडेंट की बात से आपको शर्मिंदगी, अनादर या तौहीन सहनी पड़ी है। राम जेठमलानी वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी AIR 2006 दिल्ली पेज 300 में डिफेंडेंट ने कहा था कि प्लेंटिफ को एक प्रतिबंधित संगठन LTTE लिटे जिसको कहते हैं उसकी तरफ से धन मिलता था। कोर्ट में जब यह मामला आया तो कोर्ट ने कहा कि यह कथन करना मानहानि करने वाला कथन है जिससे प्लेंटिफ की सामाजिक छवि खराब हुई है, अतः डिफेंडेंट उसमें मानहानि का दोषी पाया गया था। अब मानहानि के केस में कुछ जरूरी बातें भी होती हैं, जैसे पहली बात है कि ये जो भी कथन बुरा कहा गया है, किया गया है, वह प्लेंटिफ के बारे में होना चाहिए। कानून क्या है कि डिफेंडेंट के द्वारा किया गया कथन उसी व्यक्ति के बारे में हो जो कोर्ट में अपना मुकदमा लेकर आया है। राहटू कुमार को डकैती का सजा याफ्ता कहा गया तो केवल राहटू कुमार या उसका कोई पैरोकार जिसको उसने अधिकृत किया हो वह ही मुकदमा दाखिल कर सकता है। कोई अन्य व्यक्ति राहटू कुमार को कहा गया है ऐसा करके मुकदमा दाखिल नहीं कर सकता। पीड़ित व्यक्ति स्वयं आएगा तो उसे मानहानि का हर्जाना दिया जा सकेगा। यदि किसी ग्रुप के बारे में इसी प्रकार की बात कही गई हो तो कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से मानहानि का मुकदमा फाइल नहीं कर सकेगा। जैसे कोई यदि यह कहे कि सजा याफ्ता लुटेरों को मिलाकर अंग्रेजों ने कोई जाति X बनाई थी तो यह किसी व्यक्ति विशेष की मानहानि नहीं कही जा सकेगी और इस पर मानहानि का मुकदमा मेंटेनेबल नहीं होगा। अगली बात है कि मानहानि करने वाले के लिए इंटेंशन का कोई मतलब नहीं होता है। मानहानि करने वाला व्यक्ति यानी डिफेंडेंट मानहानि करना चाहता था या नहीं करना चाहता था, डिफेंडेंट की मानहानि करने की मंशा थी या नहीं थी, इस बात का कोई कानूनी अर्थ नहीं होगा। यदि सामान्य बुद्धि से सोचने परखने से डिफेंडेंट के कार्य से, उसकी घोषणा या प्रकाशन आदि से प्लेंटिफ की शर्मिंदगी, तौहीन या इज्जत कम होने का आधार बनता है तो डिफेंडेंट को मानहानि का दोषी करार दिया जाएगा। ऐसे में यह नहीं देखा जाएगा कि डिफेंडेंट की यह मंशा थी कि मानहानि करूं या नहीं थी। कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जो डिफेंडेंट का बचाव करती हैं। यदि डिफेंडेंट अपनी बात को सत्य या औचित्यपूर्ण ठहरा सके कि साहब मैंने तो जो प्रकाशन किया था, जो लोगों के बीच में फैलाया था, यह सत्य है, यह वास्तव में सजा याफ्ता मुलजिम है, या इस बात का औचित्य है मेरे पास कि मुझे तो फला फला व्यक्ति ने एडवर्टाइजमेंट प्रकाशित करने के लिए कहा था, तो यह डिफेंडेंट का बचाव करती है। इसी तरह से डिफेंडेंट जनहित में की गई सम्यक टिप्पणी को भी मानहानि के केस में एक बचाव के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। यह कहा जाना कि दिल्ली में कुछ आतंकवादी आ गए हैं और उनमें से एक फोटो प्रस्तुत करना जो बाद में पता लगता है कि किसी पुराने केस में शामिल था, तो यह उस फोटो वाले व्यक्ति की मानहानि नहीं होगी। इसी तरह से पार्लियामेंट्री कार्रवाई में कही गई बात या कोर्ट के जजमेंट में कही गई बात मानहानि का आधार नहीं हो सकती हैं। यह पार्लियामेंट और न्यायालय का विशेष अधिकार है कि वे अपनी बात जिस रूप में चाहें कह सकते हैं। इस प्रकार अपने विभागीय दायित्व की पूर्ति के लिए कही गई बात भी मानहानि करती हुई नहीं कही जा सकेगी। यदि इनकम टैक्स ऑफिसर किसी व्यक्ति को कहता है कि मुझे लगता है कि आपने इनकम टैक्स नहीं चुकाया है, तो यह मानहानि का आधार नहीं होगी। आप इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बनते हैं तो
आपसे आपकी समस्या का पीडीएफ मांगा जाता है। वह पीडीएफ मिलते ही हमारे एडवोकेट्स की टीम उसका विश्लेषण करके आपको उस समस्या की दशा और दिशा बताती है, उसका एक संभव समाधान बताती है। वह क्वॉशिंग, डिस्चार्ज या एक्विटल जो भी संभव हो सकता है आपको बता दिया जाता है। आपको आगे का रास्ता भी सुझाया जाता है और यह मुफ्त होता है। बिना फीस के आपका पूरा केस जांचा जाता है। आप भी मेंबर बने और अपने केस के सही समाधान को जानें। मानहानि के लिए सिविल केस करना और उसका तरीका जानना आजकल बहुत जरूरी हो गया है। मानहानि के लिए क्रिमिनल केस करना चाहें तो उसके लिए एफआईआर दर्ज नहीं करवाई जा सकती है, क्योंकि मानहानि का अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। इसलिए यदि आप मानहानि करने वाले के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस करना चाहेंगे तो आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक शिकायत ही डालनी होगी और सिविल केस की तरह हर तारीख पर कोर्ट में जाना होगा। तो सिविल केस करें या क्रिमिनल केस करें, आपको हर तारीख पे जाना तो होगा ही। सिविल केस से कम आपकी आर्थिक भरपाई तो हो ही जाएगी। इसलिए अनेक लोग क्रिमिनल केस के ऊपर सिविल केस को तरजीह देते हैं। वे चाहते हैं कि हम सिविल केस दाखिल करें। आजकल ऐसी अनेक दुष्ट आत्माएं आपके चारों तरफ डेरा डाले रहती हैं जो आपको बदनाम कर रही हों या आपको बदनाम करना चाहती हों। आपके खिलाफ रेप के, छेड़छाड़ के, मारपीट के, लूटपाट के या किसी दूसरे मसले के झूठे आरोप लगाकर आपको बदनाम किया जा सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा को आंच पहुंचाई जा सकती है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आपके पास मानहानि का मुकदमा एक बहुत कारगर हथियार होता है। अभी जिला रोहतास, बिहार में आप जैसे एक फॉल्स एलिगेशन वॉरियर ने 23 लाख रुपया की डिक्री पाई है। पुरुष के ऊपर झूठे छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। पुरुष स्थानीय प्रशासन में एक अधिकारी था, नौकरी छूटने की कगार पर आ गई थी, लेकिन हमने क्रॉस किया तो अंततः वह बच गया। फिर उसने महिला को झूठ बोलने का सबक सिखाने के लिए मानहानि का केस डाला, सिविल केस डाला और अब उसको केस को जो उसने सिविल केस डाला था उसको भी जीत गया है। अब वह महिला मारी मारी फिर रही है और यह हमारी आपको कोई एक पुरानी वीडियोस में चैनल में ढूंढने से मिल जाएगी, आप उसको ढूंढकर देख भी सकते हैं। मानहानि के लिए सिविल केस करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, बहुत गिनती के काम करने होते हैं थोड़े से। पहला, आपको अपने केस के सपोर्ट में एविडेंस को इकट्ठा करना होता है। किस बात के प्रकाशन से आपकी मानहानि हुई है, कितने लोगों में बात फैली है, यह सब आपको इकट्ठा करना होता है। दूसरा जरूरी काम है उपरोक्त कार्य से हुए नुकसान का आर्थिक मूल्यांकन, कि ऐसी मानहानि से आपको कितना हर्जाना दिलवाया जाए तो क्षतिपूर्ति हो जाएगी। यानी कि आपको हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई का लेखा जोखा आपको तैयार करना होता है, जो कोर्ट के सामने रखा जाना होगा। इसके बाद शेष काम सब वही के वही हैं जो सभी सामान्य सिविल केसेस में किए जाते हैं। प्लेंट लिखनी होती है, उसको फाइल करना होता है, दूसरी पार्टी को नोटिस करवा के जब वह पार्टी अपना जवाब लेकर आती है तो उस पर आपको अपना स्पष्टीकरण, जिसे आप रेप्लिकेशन भी कहते हैं, दाखिल कर देना होता है। आपकी प्लेंट और दूसरी पार्टी का जवाब पढ़कर कोर्ट आप दोनों के बीच जो विवाद है उन बिंदुओं को तय करता है, किस बात से मानहानि हुई है, कितना पैसा इसके लिए उचित रहेगा, वगैरह वगैरह। इन विवाद के बिंदुओं को इश्यूज कहा जाता है। इन इश्यूज के अनुसार पहले आप और फिर दूसरी पार्टी अपना एविडेंस कोर्ट में प्रस्तुत करेंगी। अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने और उसके पक्ष में पर्याप्त सबूत रिकॉर्ड पर लाने के आधार पर कोर्ट आपके पक्ष में फैसला करेगा और फिर विपक्षी को उतना ही पैसा हर्जाना के रूप में आपको देना होगा जितना कोर्ट के आदेश में लिखा होता है। यह कोर्ट की डिक्री कहलाती है। यही आपकी सफलता और विपक्षी की विफलता होगी कि आपके पक्ष में कोर्ट के द्वारा हस्ताक्षरित एक डिक्री जारी कर दी जाती है। ऐसा हो सकता है कि जब आप यह मुकदमा कर रहे होंगे तो आपको छोटी मोटी अनेक मुश्किलें आएंगी, जिनका हल आप या तो अपने किसी सीनियर एडवोकेट से पूछकर कर सकते हैं या इंडियन लीगल सिस्टम से अपनी सहायता पा सकते हैं। लेकिन यह बात ध्यान रखें कि हमेशा जब भी किसी एडवोकेट की सलाह लें तो एडवोकेट को अनुभवी और ज्ञानवान होना बहुत आवश्यक है। इंडियन लीगल सिस्टम
अपने मेंबर्स को सभी प्रकार की सहायताएं बीच बीच में उपलब्ध करवाता रहता है। इन सब कामों में यानी कि शुरू में केस फाइल करने से लेके अंत में डिक्री प्राप्त करने तक कुछ समय तो लगेगा, जो कि भारत की अदालतों में हर जगह लगता है, लेकिन जिस दिन सारे काम कंप्लीट होकर आपके हाथ में मुआवजे की डिक्री आती है तो सब कुछ वसूल हो जाता है और आपके विपक्षी को यह ठौर नहीं मिलता कि वह कहां भागे और कहां जाकर छिप जाए। भारतीय कानून की चक्की चलती तो देर में है, लेकिन एक बार जब यह चल पड़ती है तो आटा बहुत बारीक पीसती है। बीच में कोई कंकर पत्थर जैसी चीज आ भी जाए तो यह उसको भी पीस डालती है। यदि आप भोलेपन से, गलती से, झूठे आरोप से किसी कोर्ट केस में फंस गए हैं तो हमारी संस्था इंडियन लीगल सिस्टम का सपोर्ट सिस्टम आपको बचाने के लिए आगे आएगा, आपको सही कानून की राह दिखाएगा। जितने झूठे गवाह होंगे उनको अपने कानूनी औजारों की सहायता से क्रॉस करके आपको उन झूठे गवाहों से मुक्ति दिलवाएगा। पूरे भारत में जहां कहीं भी आप हैं, हमारी सहायता वहीं आप तक पहुंचेगी। हम पहुंचाएंगे। हमें बताएं कि आप कहां फंसे हुए हैं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सारी जानकारी आपकी सरल भाषा में दी गई है। इसको पढ़कर फर्जी केसेस से बचने की बातें सीखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इन वीडियोज को दूसरों तक फैलाएं ताकि कोई झूठे केस की आग में न झुलसे। हम आपसे आगे भी नई वीडियोस में ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगली वीडियोस में मिलने तक प्रणाम।